हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ओला इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक दो दिन के बाद शायद इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी आ जाएगा, तब मैं आप लोगों के लिए उसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओला इलेक्ट्रिक का बिजनेस मॉडल सबसे पहले हम समझते हैं। आप लोग जानते होंगे ओला ओला के बारे में। उनका ये लोग टू व्हीलर्स, स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक बाइक सेल करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट का जो कमेंट्री था उसमें इन्होंने बोला कि ईवी इंडस्ट्री 20% के ज़्यादा के रेट से हर साल ग्रो कर रही है और गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स घटा दिया है, कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ गया है। इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में कुछ चेंज किया है और अब ये एग्रेसिव सेलिंग की बजाय बैलेंस्ड प्रॉफिटेबल ग्रोथ करेंगे। इनका कहना है कि अभी अपने ऑपरेशंस में सुधार करेंगे और अपने मार्जिन को भी इम्प्रूव करेंगे। इनके कुछ फाइनेंशियल के मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने जो व्हीकल सेल किए हैं Q1 FY25 में, वो 1,25,000 सेल किए थे। Q1 FY26 में इन्होंने 68,000 व्हीकल सेल किए हैं। अगर इसको हम लोग Q1 वर्सेस Q1 कंपेयर करेंगे तो ये 55% का डिग्रो हुआ है। मतलब इन्होंने लगभग आधी गाड़ियां सेल की पिछले साल की तुलना में। और इनका जो प्रीमियम सेगमेंट है, जिसका प्राइस जनरली उनकी गाड़ियों का 1,80,000 से 2 लाख के बीच में रहता था, वो इन्होंने Q1 25 में 76,000 बेची थी और Q1 26 में इन्होंने केवल 17,000 गाड़ियाँ बेची। अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 80% इनका डिग्रो हुआ है प्रीमियम सेगमेंट के सेल्स में। और जो इनका मास सेगमेंट था, जो 1,10,000 से 1,20,000 के बीच में इनकी ओला की गाड़ी आती है, वो इन्होंने Q1 25 में भी 50,000 के आसपास बेची थी और Q1 26 में भी लगभग 50,000 इन्होंने बेची। मतलब ये इसमें कोई डिग्रो नहीं हुआ है, ना तो कोई ग्रोथ आया, ये सेम रहा है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 1,644 करोड़ का हुआ करता था इनका Q1 में 25 में, और Q1 26 में इनका रेवेन्यू 826 करोड़ हुआ है। अगर इसको भी देखेंगे तो ये भी मोटा मोटा 50% का इनका रेवेन्यू भी डाउन हुआ है। ग्रॉस मार्जिन देखेंगे जो 303 करोड़ हुआ करता था, 212 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 209 करोड़ का माइनस में हुआ करता था, वो 261 करोड़ का माइनस में हो गया। मतलब इनका जो घाटा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद, वो अभी और भी माइनस हो गया है। मैनेजमेंट के अनुसार जून में ये इबिट्टा लेवल पर पॉजिटिव हो गए हैं और इनका ग्रॉस मार्जिन 25.6% है, जिसमें पीएलआई कंट्रीब्यूशन केवल 1.8% का है। ग्रॉस मार्जिन के हिसाब से ये बेस्ट क्वार्टर है इनका अब तक का, और इनका फोकस व्हीकल इंटीग्रेशन में और इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर है। FY26 में ग्रॉस मार्जिन मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि FY26 में ग्रॉस मार्जिन को 35 से 40% पर ले जाएंगे और इनका जो पर व्हीकल जो इनका प्रॉफिट है, ग्रॉस मार्जिन है, वो अराउंड 40 से 45,000 हो जाएगा। इन्होंने अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेज में 178 करोड़ रुपए पर मंथ से घटाकर 105 करोड़ रुपए पर मंथ कर दिया है, जिसकी वजह से इनका इबिट्टा इम्प्रूव हुआ है। और इनके मैनेजमेंट का कहना है कि इनका स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बेटर प्लानिंग की वजह से इनका इन्वेंट्री डेज कम हुआ है। पहले इनका इन्वेंट्री डेज 180 डेज हुआ करता था, जो कि अभी 105 डेज हो गया है। और मैनेजमेंट ने कहा है कि इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो FY26 के एंड तक पॉजिटिव हो जाएगा। और Q1 26 में इनके जेन 3 स्कूटर को मार्केट से अच्छा रिस्पांस मिला है। जेन 3 इनका सुपीरियर प्रोडक्ट है, जिसमें ग्रॉस मार्जिन हायर है और इन्वेंट्री जो क्लेम है, वारंटी का जो क्लेम है, वो कम है। इन्होंने रोडस्टर नाम से एक बाइक लॉन्च की है, जिसे मार्केट से अच्छा फीडबैक मिल रहा है और अभी तक 200 स्टोर्स में अवेलेबल है। और मैनेजमेंट का कहना है कि ये नवरात्र तक इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टोर्स में अवेलेबल हो जाएगी। इन्होंने कुछ पेड सॉफ्टवेयर पैकेज भी शुरू किया है, जो कस्टमर्स को कुछ टॉप एंड सॉफ्टवेयर फीचर का एक्सपीरियंस देती है। और Q1 26 में इनकी जितनी भी गाड़ियाँ सेल्स हुई है, उसमें 50% कस्टमर ने इनकी ये फैसिलिटी अवेल की है। एक मेजर कंसर्न इनका था वारंटी कॉस्ट का, जो इन्होंने Q4 25 में जेन 1 और जेन 2 स्कूटर के वारंटी के लिए इन्होंने 250 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था। मैनेजमेंट का कहना है कि इनका जो भी नेक्स्ट जेन स्कूटर आ रहा है, उसमें इनका वारंटी क्लेम और वारंटी जो कास्ट है, वो काफ़ी कम है। जैसे कंपैरेटिवली इन्होंने बोला था कि जो इनका जेन 1 जो स्कूटर था जनरेशन 1 का, उससे 30% ज़्यादा 30% वारंटी कॉस्ट कम है जेन 2 में, और जेन 2 से 60% लोअर है इनका वारंटी कॉस्ट जेन 3 के लिए।
आगे इन्होंने पुराने मैनेजमेंट का कहना है कि पुराने मॉडल के स्कूटर में बैटरी, हब मोटर और मोटर कंट्रोलर, ये सारे पार्ट्स ये लोग अलग अलग सप्लायर से लेते थे, जिससे बैटरी और अदर कंपोनेंट में फॉल्ट ज़्यादा आता था। अब इन्होंने ये सारे के सारे पार्ट्स इन हाउस बनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि इनके स्कूटर का फेलियर रेट, क्लेम कॉस्ट, फॉल्ट सिग्निफिकेंटली कम हो गया है। और इनका फोकस व्हीकल इंटीग्रेशन पर है, मींस कि ये सारे के सारे पार्ट्स, बैटरी हो, हब मोटर हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, सारे के सारे इन हाउस बना रहे हैं, जिससे इनका मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है, इनका इन्वेंट्री डेज भी कम हो रहा है, प्लस इनका जो है जो वारंटी कॉस्ट हुआ करता था, जो इनका सबसे मेजर इशू था इनके सेल्स के लिए, वारंटी कॉस्ट, क्योंकि इंडिया में आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे स्टोर्स पे इनकी गाड़ियाँ पड़ी रहती थी और ये लोग रिपेयर नहीं कर पाते थे, और वारंटी कॉस्ट भी ये लोग पे करते थे, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो इतने सालों से माइनस में ही था। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि अब हम लोग सारे के सारे पार्ट्स का जो है वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिससे सारे पार्ट्स हम खुद बनाएंगे, सारा असेंबली खुद करेंगे और आगे चल के हम लोग पैट लेवल पर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ईवी की मोटर बनाने में इनका अर्थ रेयर मैग्नेट का भी एक प्रॉब्लम के बारे में भी इन्होंने डिस्कशन किया है। इनका कहना है कि ईवी की जो मोटर है वो बनाने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके लिए ईवी मैन्युफैक्चरर को अलग अलग कंट्री के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, अलग अलग सप्लायर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि वो कब इनको रेयर अर्थ मैग्नेट देगा, और अगर देगा तभी बना पाएंगे। लास्ट में जैसे अभी आप लोगों ने प्रॉब्लम देखा होगा कि चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से जितने भी ईवी मैन्युफैक्चरर थे उनके पास उनकी इन्वेंट्री खत्म हो गई थी और उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो इनके मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग एक ऐसी मोटर डेवलप कर रहे हैं जिसमें रेयर अर्थ मैग्नेट की ज़रूरत ही नहीं है, वो रेयर अर्थ मैग्नेट फ्री होगी, और ये वाला जो इनका मोटर है वो नेक्स्ट क्वार्टर तक ये लोग इसको प्रोडक्शन में ले आएंगे और वो उसको अपने जो स्कूटर्स हैं, अपने जो व्हीकल्स हैं, उनमें ये लोग यूज करना शुरू कर देंगे। इनके जो प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट है, आप देखेंगे इनके बाइक है, कुछ बाइक इन्होंने बनाई है जिसका ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, जैसे रोडस्टर नाम से एक बाइक है जो इनके 200 स्टोर्स पे आ चुकी है और बाई नवरात्रि ये लोग सारे इंडिया के लगभग सब स्टोर्स पे लॉन्च कर देंगे। इसके अलावा इनकी अदर जो बाइक पाइपलाइन में वो है स्पोर्ट स्टार, एडवेंचर, एरोहेड, क्रूजर और डायमंड हेड। फिर ये लोग पैसेंजर व्हीकल में भी आ रहे हैं, इनका इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ रहा है, कार्गो मिनी ट्रक आ रहा है और स्मॉल साइज के 4 व्हीलर आ रहे हैं जो 4 सीटर 4 व्हीलर होते हैं वैसे। मैनेजमेंट ने टारगेट दिया है कि ये FY26 में 3.25 लाख से 3.75 लाख व्हीकल अपना सेल करेंगे। 3.6 लाख व्हीकल इन्होंने सेल किए थे FY25 में। मैनेजमेंट ने अगला रेवेन्यू का टारगेट दिया है कि 4,200 करोड़ से 4,700 करोड़ तक के हम लोग रेवेन्यू अचीव करेंगे FY26 के एंड तक। इसके बाद मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो जेन 3 स्कूटर है और रोडस्टर बाइक है उसका हमको एक स्ट्रांग डिमांड देखने को मिल रहा है और इनका इबिट्टा ग्रोथ विल बी 5% प्लस इन FY26। मैनेजमेंट ने बोला है कि इन्होंने 3,000 का कैपेक्स किया है FY26 के लिए, जो इन्होंने R&D सेगमेंट के लिए किया है, जिससे ये कुछ नए इंजीनियर्स की टीम, कुछ नए प्रोडक्ट डेवलपर्स की टीम बना रहे हैं जो इनके आगे आने वाले फर्दर नए मॉडल्स को ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे माइक्रो एलिमेंट है, जैसे कि सप्लाई चेन रिस्क है, कंपटीशन है, अदर ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज है। अगर मैनेजमेंट ने इन सारी प्रॉब्लम्स को सही से हैंडल कर पाता है और गाइडेंस के अकॉर्डिंग ये लोग परफॉर्मेंस कर पाते हैं तो आगे चलकर ओला एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी तो मैं इसमें पैसे नहीं डालूंगा, आगे के क्वार्टर में ट्रैक करूंगा। अगर सब कुछ सही रहा और इनका मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाता है और ये प्रॉफिटेबल होते हैं, तब मैं देखूंगा कि क्या करना है। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।